नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, अपने जैसे बात करते हैं, काफ़ी दिन बाद ही क्लास हो पा रही है अपनी। और सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि जैसे अपनी सेकेंड ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर में एक अपना 5th चैप्टर नहीं हुआ था, उसके अलावा सारी चीज़ हो गई थी। भाई अपन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो 5th चैप्टर को छोड़ के सारी चीज़ें अपनी हो गई थी। और 5th चैप्टर में 5th ए है, वो तो मैं आपको ऑफलाइन क्लासेज जो होंगी, ऑफलाइन क्लासेज उसमें करवा दूंगा 5th ए तो, ठीक है। और जो 5th जो बी है, 5th ए तो ऑफलाइन क्लासेज में हो जाएगा। और जो 5th बी है वो मैंने करवा रखा है SSP AR मैथमेटिक्स अकेडमी यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर मैंने 5th बी करा रखा है। 5th ए तो मैं ऑफलाइन क्लासेज में करवाऊंगा और 5th बी है वो SSP AR मैथमेटिक्स जो अकेडमी का अपना यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैंने करवा रखा है। और इसी के साथ अगर अपन 5th ए और 5th बी को और इंक्लूड कर लेते हैं जो अपन ने पढ़ाया था उसके अंदर, तो दोस्तों अपनी ओडी जो बुक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो बुक है वो अपनी कंप्लीट हो गई है। अब बात कर रहे हैं अपन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पहले तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, फिर इसके बाद में लिखेंगे। तो आप इसको सबसे पहले तो आप देखो और कंटिन्यू अपन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। जो चीज़ें छूट गई वो ऑफलाइन में करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उस बारे में। आपको जो मैटर दिया जा रहा है वो पढ़ना है बस, केवल आप, क्योंकि हमें पता है क्या चीज़ करवानी है क्या नहीं करवानी है, सारी चीज़ों के बारे में। और ये हमारी प्रॉब्लम है कि भाई सिलेबस कैसे क्या होगा। फिलहाल तो आप पढ़ते जाइए। तो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले तो BSc पार्ट सेकंड की, BSc पार्ट सेकंड की। और अपनी बुक का नाम है PDE, बोले तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले तो दोस्तों मैं इस पीडी के बारे में थोड़ा बता देता हूं कि भाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और फिर उसके बाद भी अपना जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर अपन फोकस करेंगे। तो देखो, ओडी में अपन ने ये पढ़ा था कि जैसे मान लो कि y है किसी x का फलन है। ओडी में अपन ने ये पढ़ा था कि y जो है वो किसका फलन है, x का फलन है। इसका मतलब जो x होता है वो तो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो y होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको बोला जाता है स्वतंत्र चर, इसको बोला जाता है स्वतंत्र चर, और इसको बोला जाता है परतंत्र चर, ठीक है। अब ओडी में अपन ने ये पढ़ा था कि अगर कहीं पे dy/dx लिखा हुआ है, अगर कहीं पे क्या लिखा हुआ है, dy/dx, तो dy/dx का मतलब क्या है? अपन ये पढ़ते हैं कि y का x के सापेक्ष प्रथम अवकलन। क्या पढ़ते हैं अपने? y का x के सापेक्ष प्रथम अवकलन। या तो ऐसे बोल दो या फिर ऐसे बोल दो इस चीज को कि डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष
फर्स्ट डेरिवेटिव, इस चीज को ये बोला जाता है। ठीक है, इसमें जो ऊपर होता है ये जो ऊपर वाला होता है वो तो हमेशा होता है डिपेंडेंट, परतंत्र। क्या होता है ये? परतंत्र। और जो ये नीचे वाला होता है x, वो होता है स्वतंत्र वेरिएबल। तो इस चीज को मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि परतंत्र वेरिएबल का स्वतंत्र वेरिएबल के सापेक्ष प्रथम अवकलन। ये तो अपन बात करते थे किसके अंदर? ओडी में। अब बात करें अपन पीडी की, तो पीडी में देखो क्या होता है। पीडी में इसके अंदर तो मैं लिख सकता हूं कि ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें तो केवल एक स्वतंत्र चर होता है। इसमें केवल कितना स्वतंत्र चर होता है? एक स्वतंत्र चर होता है। अब बात करें कि जैसे मान लो कि z बराबर अपने को दिया है सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, z बराबर अपने को दिया है सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे x और y दोनों स्वतंत्र चर हैं, जबकि z कहलाता है अपना परतंत्र चर। तो ये दोनों हैं वो तो क्या है? स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो z है वो है अपना परतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो परतंत्र चर है और ये क्या कहलाता है? स्वतंत्र चर। तो याद रखना दोस्तों, अपनी पीडी की डेफिनेशन क्या है? पीडी की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि पीडी में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चरों की संख्या हमेशा कितनी होती है? स्वतंत्र चरों की संख्या हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। पीडी की परिभाषा है भाई अपना ओडी जो साधारण अवकल समीकरण था, साधारण अवकल समीकरण में तो स्वतंत्र चरों की संख्या हमेशा 1 होती है, और आंशिक अवकल समीकरण में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें स्वतंत्र चरों की संख्या हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। अब 1 से ज़्यादा कितनी होगी भाई? 1 से ज़्यादा 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, कितने भी स्वतंत्र चर होते हैं, लेकिन स्वतंत्र चरों की संख्या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा कितना होता है? 1 होता है। अच्छा, अब जैसे इसका मतलब है कि z है वो xy का फलन है, z है वो किसका फलन है? xy का। तो z xy का फलन है, तो z का x के सापेक्ष अगर फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो उसे लिखा जाता है डेल z अपॉन डेल x। अगर z का x के सापेक्ष प्रथम अवकलन किया तो उसको लिखा जाता है डेल z अपॉन डेल x। ठीक है, यहाँ तो d से दर्शाया जाता है और यहाँ पे जो अवकलन होता है उसको किससे दर्शाया जाता है? डेल से दर्शाया जाता है। ये तो साधारण अवकल का नोटिफिकेशन है, साधारण अवकलन का नोटिफिकेशन है, और ये आंशिक अवकलन का नोटिफिकेशन है। ऐसे ही अगर z का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो उसको किससे दर्शाया जाता है? डेल z अपॉन डेल y से z का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन को डेल z अपॉन डेल y से दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप एक बार इसको समझो, फिर अपना जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। ये चीज़ें तो मैंने ये बताई है कि भाई ओडी और पीडी में क्या डिफरेंस है। ओडी में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा 1 होता है, जबकि पीडी में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। अब वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। आप इसको कीजिए दोस्तों। ठीक है ना, ये बेसिक जानकारी थी जो आपको पता होगी पहले से भी। अब अपन आगे बढ़ेंगे इसमें। चलो देखना, अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है
चैप्टर का नाम है वो है रेखिक अवकल समीकरण। रेखिक अवकल समीकरण, वो भी कौन से? रेखिक आंशिक अवकल समीकरण। जैसे अपन ओडी में चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, उसका जो नाम था वो क्या था? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण। वो तो ओडी में चैप्टर नंबर 3 का नाम था। और यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 3 है उसका नाम है अचर गुणांकों वाले रेखिक आंशिक अवकल समीकरण। मैं लिख देता हूँ एक बार। उसमें और इसमें केवल आंशिक एक नया वर्ड जुड़ के आ गया, क्योंकि अपन पीडी पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा गला खराब आज। मैं लिख देता हूं अचर गुणांक वाले आंशिक रेखिक अवकल समीकरण। रेखिक अवकल समीकरण, ये अपने चैप्टर नंबर 3 का नाम है। बोले तो पार्शियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। पार्शियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो ये अपने चैप्टर का नाम है। अब चैप्टर में जो चीजें अपने काम में आएंगी उन सब के बारे में एक एक डेफिनेशन को समझते हुए अपन चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको, ये चैप्टर नंबर 3 है पीडी का, और ये यूनिट नंबर 5 में आता है। कौन से में आता है? यूनिट नंबर 5 में आता है दोस्तों। और ये करते ही अपना ये जो पीडी वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना। चलो ठीक है। अब कुछ नोटेशंस आपको ध्यान रखने हैं जब अपन इसको सोलो करेंगे, तो कुछ नोटेशंस हैं, मैं लिखा देता हूं। सम इंपोर्टेंट नोटेशंस, सम इंपोर्टेंट नोटेशंस, कुछ महत्वपूर्ण संकेत। सम इंपोर्टेंट नोटेशंस, कुछ महत्वपूर्ण संकेत। अब इनमें ध्यान रखना। एक तो लेट, मान लो कि z है वो x और y का फलन है। मान लो दोस्तों जो z है वो किसका फलन है? x और y का फलन है। तो सबसे पहले एक तो होता है z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। एक तो होता है z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, एक होता है z का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। भाई z का x के सापेक्ष प्रथम आंशिक अवकलन को डेल z अपॉन डेल x से दर्शाया जाता है। z का y के सापेक्ष प्रथम आंशिक अवकलन को डेल z अपॉन डेल y से दर्शाया जाता है। एक होता है z का x के सापेक्ष सेकंड डेरिवेटिव, z का x के सापेक्ष सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव होता है, वो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता है। एक होता है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है पहले तो आपने z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया, फिर जो बन के आया रिजल्ट बन के आया उसका y के सापेक्ष फिर से आंशिक अवकलन किया। और एक होता है अपना डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर का मतलब है z का y के सापेक्ष सेकंड डेरिवेटिव। इनको नोटेशंस हैं। इसको तो दर्शाया जाता है दोस्तों p से, स्मॉल p से। किससे दर्शाया जाता है? स्मॉल p से। इसको दर्शाया जाता है स्मॉल q से। इसको स्मॉल p से दर्शाया जाता है, इसको स्मॉल q से दर्शाया जाता है, इसको स्मॉल r से दर्शाया जाता है, इसको स्मॉल s से दर्शाया जाता है और इसको स्मॉल t से दर्शाया जाता है। ये नोटेशन से इंपॉर्टेंट है और स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन से ये चेंज नहीं होते हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। p q r s और t, ये मैंने लिख दिया। p q r s और t,
ठीक है दोस्तों, ये बार बार अपन क्वेश्चन करेंगे तो बार बार मान लो कहीं पे ऐसे लिख के आ गया कि ऐसे लिख के आ गया भाई r प्लस एस बराबर 0, ऐसे लिख के आ गया, तो आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एस का मतलब कितना है भाई, r प्लस एस, एस का मतलब है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर 0। तो ऐसे लिख के आ जाए तो ये जो भी नोटिफिकेशन है उनको ध्यान रखना है। मैं हटा देता हूँ। अब 1 बाई 1 अपन डेफिनेशन पे चलेंगे। तो पहली डेफिनेशन आप डालो, रेखिक आंशिक अवकल समीकरण। रेखिक आंशिक अवकल समीकरण पहली परिभाषा है अपनी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक आंशिक अवकल समीकरण। अब देखो भाई, अवकल समीकरण के आगे एक आंशिक शब्द जुड़ा है, लेकिन रेखिक अवकल समीकरण की परिभाषा तो अपन ओडी में भी पढ़ चुके हैं। भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा अपन ने ओडी के पहले चैप्टर में पढ़ी है, थर्ड में पढ़ी है, फोर्थ में पढ़ी है, 6 में पढ़ी है, 7 में पढ़ी है, सब में पढ़ी है। रेखिक अवकल समीकरण क्या होता है कि एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र चर, क्या बोला मैंने, एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र चर और परतंत्र चर का अवकल गुणांक हमेशा प्रथम घात में आते हो तथा आपस में मल्टीप्लाई न हो, तो ऐसा अवकल समीकरण कहलाता है रेखिक अवकल समीकरण। ठीक है, जैसे परतंत्र चर, अब यहाँ पे देखो z तो है परतंत्र चर, x है वो स्वतंत्र चर, ऊपर जो होता है जिसका अवकलन होता है वो तो परतंत्र चर और जिसके सापेक्ष अवकलन होता है वो स्वतंत्र चर। z परतंत्र चर, y स्वतंत्र चर, ठीक है ना। अब यहाँ z परतंत्र चर, x और y स्वतंत्र चर। तो अपनी रेखिक अवकल समीकरण की जो परिभाषा है, एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र चर तथा परतंत्र चर का अवकल गुणांक हमेशा प्रथम घात में आते हो तथा आपस में मल्टीप्लाई न हो, वो रेखिक अवकल समीकरण कहलाता है। और ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है उसमें अपन रेखिक अवकल समीकरणों को सोल्व करेंगे। और रेखिक अवकल समीकरण के बारे में अगर आपको डिटेल से व्याख्या देखनी है तो आप फर्स्ट चैप्टर में जो फर्स्ट ई है, फर्स्ट ई का नाम ही रेखिक अवकल समीकरण है, वहाँ पे देखना मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल से बता रखा है कि भाई ये वाला अवकल समीकरण रेखिक है, ये वाला अवकल समीकरण रेखिक नहीं है। तो वहाँ से डिटेल से आप देख सकते हो कि रेखिक अवकल समीकरण क्या होता है। तो मैं इसकी परिभाषा लिखता हूँ, वह आंशिक अवकल समीकरण है, वह आंशिक अवकल समीकरण है जिसमें परतंत्र चर व इसके अवकल गुणांक, वह आंशिक अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र चर व इसके अवकल गुणांक सदैव प्रथम घात में उपस्थित हो तथा आपस में गुणा में न हो, तथा आपस में गुणा में न हो, वह रेखिक आंशिक अवकल समीकरण है, वह रेखिक आंशिक अवकल समीकरण कहलाता है। वह आंशिक अवकल समीकरण जिसमें परतंत्र चर और परतंत्र चर के अवकल गुणांक हमेशा फर्स्ट डिग्री में आनी चाहिए, प्रथम घात में आनी चाहिए और आपस में गुणा में नहीं होनी चाहिए, वह रेखिक आंशिक अवकल समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल,
मैंने ये लिख दिया डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस जेड बराबर 0। दोस्तों देखो जेड परतंत्र चर है तो यहाँ डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की घात 1 है, यहाँ भी 1 घात है। बताओ यहाँ जेड और डेल जेड अपॉन डेल वाई थोड़ी ना गुणा में, मतलब डेल जेड अपॉन डेल वाई की गुणा में जेड नहीं आना चाहिए और जेड की घात भी 1 होनी चाहिए। ये क्या कहलाता है? अपना रैखिक आंशिक अवकल समीकरण कहलाता है। अब मैं इसके बारे में बात करूंगा कि भाई अचर गुणांक वाले रैखिक आंशिक अवकल समीकरण, तो उसके बारे में मैं लिखूंगा एक तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो लिखूंगा, फिर उसको कैसे सोल्व करते हैं। और जैसे दोस्तों अपन अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण को सोल्व करने के लिए जो अपनी ओडी के चैप्टर 3 में CF और PI निकालते थे, सेम टू सेम यहाँ भी वही करना है, यहाँ भी CF और PI आपको निकालनी है। ठीक है दोस्तों, आप एक बार इसको राइट डाउन कीजिए फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चले, चलो ठीक है। चैप्टर का नाम भी हटा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि भाई जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके बारे में चर्चा करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्मेट को समझते हुए अपन आगे चलेंगे। हाँ सुनना, सबसे पहला है एनवी कोटि के आंशिक, एनवी कोटि के आंशिक रैखिक अवकल समीकरण का अवकल समीकरण का व्यापक रूप। एनवी कोटि के आंशिक रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप। दोस्तों जैसे अपन ने ओडी में पढ़ा था, भाई कोई भी अवकल समीकरण अपने को दिया है, कोई भी साधारण अवकल समीकरण अपने को दिया है, तो साधारण अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है भाई? साधारण अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है? किसी भी साधारण अवकल समीकरण का मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हो रहा है, मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हो रहा है, वो साधारण अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। और घात क्या होती है कि अपने जो भी भाई परिमेय और जो भी फ्रैक्शंस वगैरह हैं उनको उठाने के बाद में, परिमेय बनाने के बाद में जो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव की जो घात होती है कि अधिकतम अवकलज जैसे 5 है तो 5 की जो घात होगी वो अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो जैसे अवकल समीकरण की कोटि और घात यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ओडी में पढ़ा था वैसे कि वैसे अवकल समीकरण की जो कोटि और घात है वो पीडी में चलती हैं। तो फिलहाल अपना है कि भाई एनवी कोटि के आंशिक रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो देखना दोस्तों, एनवी कोटि, भाई एन ऑर्डर करना है अपने को, ए नोट डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स की पावर एन प्लस अगला कांस्टेंट A1 डेल एन जेड अपॉन एक्स की पावर ए कम करते जाओ y। इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा, z का x के सापेक्ष nवा आंशिक अवकलज। इसको ऐसे बोलूंगा, इसको ये बोलूंगा कि z का x के सापेक्ष तो n-1 बार डेरिवेटिव किया है और z का y के सापेक्ष 1 बार डेरिवेटिव किया है। तो कुल कितनी बार डेरिवेटिव हो गया? n बार हो गया ना भाई। z का x के सापेक्ष तो n-1 बार और z का y के सापेक्ष 1 बार प्लस A2 डेल एन जेड डेल एक्स की पावर n-2 डेल वाई स्क्वायर। इसको बढ़ाते जाओ
और ए एन डेल एन जेड अपॉन डेल वाई की पावर एन, कि एन में से एन कम हो जाएगा तो वो तो जीरो हो जाएगा, जीरो मतलब 1 और ये पावर एन। चलो ठीक है, प्लस बी नोट डेल एन माइनस 1 जेड अपॉन डेल एक्स की पावर एन माइनस 1। क्या अवकल समीकरण में एन वा डेरिवेटिव भी है, एन माइनस 1 वा डेरिवेटिव भी है। इसको मैं बोलूंगा z का x के सापेक्ष n माइनस 1 वा आंशिक अवकलज। फिर b1 डेल n माइनस 1 जेड, यहाँ x में तो एक एक कम करते जाओ, डेल y, b2 डेल n माइनस 1 जेड x की पावर n माइनस 3 डेल वाई स्क्वायर, प्लस बी एन माइनस 1 डेल एन माइनस 1 जेड अपॉन डेल वाई की पावर एन माइनस 1। ठीक है, अच्छा आगे सी नोट डेल एन माइनस 2 जेड एन माइनस 2 जेड अपॉन डेल एक्स की पावर एन माइनस 2। इसको पढ़ेंगे z का x के सापेक्ष n माइनस 2 वा आंशिक अवकलज। ठीक है, C1 डेल n माइनस 2 जेड अपॉन डेल एक्स की पावर n माइनस 3, इसमें तो एक कम करो, डेल y, और वो चलेगा लास्ट में C2 डेल n माइनस 2 जेड अपॉन डेल y की पावर n माइनस 2, प्लस डॉट डॉट करते जाओ। मैंने लिख दिया एम नोट, फिर ऐसे कम करते भाई n माइनस n बार अवकलन n माइनस 1 n माइनस 2, ऐसे फर्स्ट बार अवकलन करोगे तो डेल z अपॉन डेल x प्लस m1 डेल z अपॉन डेल y, प्लस आगे यहाँ लिखे, इसकी आगे वाली टर्म है एन नोट जेड बराबर, और इधर कुछ लिख दिया मैंने एफ एक्स वाई, इक्वेशन 1। ये पूरा का पूरा इक्वेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा का पूरा इक्वेशन है, वो कहलाता है एनवीं कोटि के आंशिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप। और यहाँ पे सबसे पहले ये लाइन लिख देना, यदि z बराबर क्या हो, एफ एक्स वाई हो तब, यदि z बराबर एफ एक्स वाई हो तब, इसका मतलब जो z है वो किसका फलन है, x और y का फलन है। तो ये जो अवकल समीकरण बना, अब अगर आपको ये अवकल समीकरण देता है दोस्तों और आपको ये पूछता है कि भाई इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी है, आपको ये पूछता है ये अवकल समीकरण देके कि भाई इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी है, तो आप बोलोगे कि सारे इस अवकल समीकरण में मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हो रहा है, मैक्सिमम n बार अवकलन हो रहा है, तो इस अवकल समीकरण की कोटि है वो कितनी है, n है। ये व्यापक, भाई आपका जो क्वेश्चन देगा वो इतना बड़ा नहीं देगा, आपको छोटा सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं तो फिलहाल कौन सा रूप लिख रहा हूँ, इसका व्यापक रूप, विस्तारित रूप लिख रहा हूँ, तो ये होता है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ यहाँ, हियर ए नोट A1 A2 A नोट A1 A2 AN, फिर ये कॉन्स्टेंट सारे के सारे, B नोट B1 B2 BN माइनस 1, फिर ये कॉन्स्टेंट, ये n माइनस 2 आएगा, C नोट C1 Cn माइनस 2, ये कॉन्स्टेंट, M नोट M1 N नोट आदि, या तो अचर हैं या तो क्या है, अचर हैं, और या तो ये सारे के सारे अचर होंगे या फिर किसके फलन होंगे,
या फिर एक्स व वाई के फलन है। जेड का फलन नहीं होना चाहिए। अगर मान लो ये जेड का फलन हो गया तो जेड और ये जो अवकलन गुणा में आ गया तो फिर तो रेखिक बनेगा ही नहीं। तो या तो अचर है या एक्स वाई के फलन है, या तो इनका मान कांस्टेंट आएगा या फिर अचर है। ठीक है, यहां पर आप एक तीर का चिन्ह बना के आप लिखोगे ये सारे के सारे कांस्टेंट, ये जो ए नोट ए वन ए टू ए एन और ये जितने भी कांस्टेंट आए हैं, अगर मान लो ये सारे के सारे कांस्टेंट है वो अचर हो जावे, क्या हो जाए, ये सारे के सारे कांस्टेंट अचर हो जावे, तो ये जो समीकरण बना ना उसको क्या कहा जाता है, एनवी कोटि का आंशिक रेखिक अवकल समीकरण, और वो भी कौन सा, अचर गुणांक वाला। अगर ये अरे भाई कोई आपको पूछे कि साहब इसका गुणांक कितना है, तो आप बताओ कि इसका गुणांक C1 है, इस पूरे का गुणांक कितना है, इसका गुणांक B2 है, तो ये गुणांक है। अगर ये गुणांक सारे के सारे अचर हो जावे तो इसको कहा जाता है एनवी कोटि का अचर गुणांकों वाला आंशिक रेखिक अवकल समीकरण। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां, यदि उपरोक्त समस्त गुणांक अचर हो यदि उपरोक्त समस्त गुणांक अचर हो तो समीकरण एक को एनवी कोटि का अचर गुणांकों वाला आंशिक रेखिक अवकल समीकरण कहा जाता है। अगर मान लो ये जो कांस्टेंट है ना वो सारे के सारे, ये जो गुणांक है वो सारे के सारे अचर हो जावे, तो इस समीकरण को कहा जाता है एनवी कोटि का अचर गुणांकों वाला आंशिक रेखिक अवकल समीकरण। इतना उतारिए फिर दोस्तों, फिर मैं आगे ये बताऊंगा कि भाई अगर ये जो एनवी कोटि का आंशिक रेखिक अवकल समीकरण है उसको सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो 3.1 में तो अपन पढ़ेंगे कि भाई CF कैसे निकाला जाता है, और फिर 3.2 से अपन PI निकालने के मेथड पढ़ेंगे। जैसे अपन ने ODE जब मैं आपको समझा रहा था उसमें भी 3.1 में CF के तरीके थे, फिर 3.1 से आगे अपन में PI निकालने के तरीके समझे थे, वैसे कि वैसे करेंगे। तो एक बार आप इसको कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए दोस्तों। आसान सी चीज़ें हैं सारी, ध्यान से समझते हुए चलेंगे इनको। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, ओके। चलो ठीक है, मैं लिखता हूं
अचर गुणांकों वाले आंशिक रेखिक अवकल समीकरण को हल करना। भाई मान लो अचर गुणांकों वाला आंशिक रेखिक अवकल समीकरण दिया है, उसको कैसे हल करेंगे? तो जो समीकरण एक था ना भी व्यापक रूप, उसके बारे में ही लिखेंगे अपन। इसमें यह माना जाता है कि यदि मानो दोस्तों कि जो z है वो किसका फलन है? x और y का फलन है। मान लो z है वो किसका फलन है? x और y का फलन है। ये मान लो कि भाई z का डेल अपॉन डेल x, इसको तो आप मान लो d, भाई ये संकारक होता है, ऑपरेटर इसको बोला जाता है। डेल अपॉन डेल x को तो आप मान लो d, और जो डेल अपॉन डेल y इसको मान लो आप क्या? d डैश। डेल अपॉन डेल x जहां बनी उसकी जगह तो आप लिख देना d, और डेल अपॉन डेल y जहां बनी उसकी जगह आपको लिख देना है d डैश। तो मैं लिखूंगा देन इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 था उसके ऊपर फोकस करो। अब वो क्या है देखो, a नोट d की पावर n, वो ऐसे लिखा हुआ था डेल n, भाई z तो कॉमन में चला जाएगा, और डेल n अपॉन डेल x की पावर n, उसको क्या लिखना है? d की पावर n। ठीक है, तो a नोट d की पावर n प्लस a1 d की पावर n माइनस 1 d डैश। कैसे लिखा? क्योंकि ऐसे लिखा हुआ था डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स की पावर n माइनस 1 डेल वाई, तो डेल वाई बना, तो डेल अपॉन डेल वाई को तो d डैश लिख दिया, और इसको d की पावर n माइनस 1 लिख दिया। राइट, चलो इसको भी हटा देता हूं मैं, और ऐसे आगे बढ़ते जाओ आप। ये बनेगा a2 d की पावर n माइनस 2 d डैश का स्क्वायर प्लस an d डैश की पावर n प्लस b नोट d की पावर n माइनस 1 b1 d की पावर n माइनस 2 d डैश b n माइनस 1 d डैश की पावर n माइनस 1। ठीक है, लास्ट में m नोट d प्लस m1 d डैश और प्लस 1, और इन सबके बाहर क्या कॉमन आ गया? इन सबके बाहर कॉमन आ गया, वो आ गया z, और बराबर fx। सबके बाहर z कॉमन आ गया तो ये बन गया। अब दोस्तों यहां से लेकर यहां तक जो लिखा हुआ है, बताओ इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं या नहीं? कि कोई फलन कैपिटल F, भाई स्मॉल f अलग फलन है, कैपिटल F अलग फलन है, और ये किसका फलन है? d और d डैश का z बराबर fxy इक्वेशन 2। यहां से लेकर यहां तक ये जो भी फलन बन रहा है वो d और d डैश में क्या है? एक पोलिनोमियल है, एक बहुपद है, तो उसको तो f d डैश z बराबर fxy। और आपको दोस्तों जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा ना पीडी में सोल्व करने का क्वेश्चन, वो आपको इस फॉर्मेट का दिया जाएगा, इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, हियर f d डैश dy d डैश में एक पोलिनोमियल है, बहुपद है, पोलिनोमियल है, बहुपद है। एफ डी डैश है वो डी ओ डी डैश में क्या है बताओ? एक पोलिनोमियल है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि भाई अपने जो श्याम कॉलेज के विद्यार्थी हैं और जो भी अपने
सॉलिड साइंस पॉइंट के स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है कि ये जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ भाई, सॉलिड साइंस पॉइंट वालों को तो ये पढ़ा दिया, श्याम कॉलेज वाले पहली बार पढ़ेंगे, तो इनको साथ के साथ अब आपके जो ये लेक्चर हैं वो डेली लगभग लेक्चर डलेगा, तो साथ के साथ इनको पढ़ना है और अपनी जो भी कॉपी है उसमें नोट करना है, क्योंकि टाइम बचा हुआ नहीं है। और सॉलिड साइंस के पॉइंट के जो भी विद्यार्थी हैं वहाँ पे भी जो अपनी ऑफलाइन क्लासेज हैं वो 31 अपनी दिसंबर है वहाँ तक तो बंद हो गई है, तो मैं जो भी यहाँ पे पढ़ाऊँगा वो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ेंगे, और ये जो भी मैटर है वो वहाँ पे ऑफलाइन क्लासेज में दोबारा नहीं करवाया जाएगा। ये ध्यान रखना, ऑफलाइन क्लासेज में दोबारा नहीं करवाया जाएगा। आप डेली की डेली क्वेश्चन को करोगे, जो भी प्रॉब्लम है इसमें क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट है आप मेरे को मैसेज करके या आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि फिर मैं अगले लेक्चर में उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा सकूं। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो मैं करवा रहा हूँ वो वहाँ पे दोबारा नहीं होगा। DOD डैश में एक पोलिनोमियल है। अब अपने को दोस्तों जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो समीकरण नंबर 2 के हिसाब से दिया जाएगा, इसको सोल्व करना है। मैं बोलूँगा समीकरण 2 का सॉल्यूशन इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन है इक्वेशन 2 का जो सॉल्यूशन होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है, तो z की वैल्यू होगी, और z बराबर जो दिया जाता है CF प्लस PI, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, जैसे वहाँ पे पढ़ा था ना अपन ने, OD में पढ़ा था, वो का वो खेल है। और मान लो किसी अवकल समीकरण में ये जो fxy है उसका मान 0 हो जाए, अगर fxy का मान 0 हो जाए तो PI का मान 0 हो जाएगा, और जो CF है वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैं ये भी लिख दूँ, OD में भी मैंने लिखाया था कि अपने को ये क्वेश्चन दिया जाएगा और इसमें अगर fxy का मान 0 हो गया, fxy का मान 0 हो गया तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हमेशा कितना हो जाएगा, 0। तो ये नोट पॉइंट बना के भी आप लिख सकते हैं। नोट पॉइंट बना के दोस्तों ये लिख सकते हैं कि इफ यदि पार्टिकुलर इंटीग्रल यदि ये fxy बराबर 0 हो, fxy बराबर 0 हो, तब उस अवकल समीकरण का PI बराबर 0 होता है। अगर fxy बराबर 0 हो, तो हमेशा PI बताओ कितना होता है, 0, और PI 0 होता है, इसलिए जो सॉल्यूशन होगा, अब बताओ अगर दोस्तों मान लो कि fxy 0 है तो PI 0 हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 हो जाएगा, और पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 हो जाएगा तो z बराबर जो CF बनेगा, z बराबर CF होगा, उस अवकल समीकरण का व्यापक हल होगा, उस अवकल समीकरण का व्यापक हल होगा। z बराबर CF उस अवकल समीकरण का व्यापक हल होगा। आप इसको उतारिए, फिर मैं आपको CF निकालने के तरीके बताऊंगा, फिर 3.1 चालू होगी अपनी। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसको राइट डाउन कीजिए। इनमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए, सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं, जैसे OD में पढ़ लिया था तो अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए। ओके, बढ़े आगे अपन। हटा रहा हूं इसको मैं।
चले। मैं लिखता हूं यहां पार्शियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पार्शियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का CF कैसे लिखा जाता है उनके बारे में अपन बात करेंगे अब। तो देखो दोस्तों, मैं लिखता हूं कि लेट गिवन इक्वेशन मान लो अपने को जो दिया गया समीकरण है वो ऐसे है, एफ डी डी डैश जेड बराबर एफ डी डी डैश जेड बराबर एफ एक्स वाई, एफ डी डी डैश बराबर एफ डी डी डैश जेड बराबर एफ एक्स वाई, ये अपने को गिवन इक्वेशन होगा। सबसे पहले तो अपन इसका क्या लिखेंगे दोस्तों, सहायक समीकरण, जैसे ओडी में करते थे वैसे ही क्या लिखेंगे, इस अवकल समीकरण का इस अवकल समीकरण का इस अवकल समीकरण का सहायक समीकरण, सहायक समीकरण को एक्सिलरी इक्वेशन बोला जाता है एई। और सहायक समीकरण कैसे निकालेंगे, सहायक समीकरण निकालने के लिए दोस्तों आपको डी की जगह तो पुट करना है एम और डी डैश की जगह पुट करना है आपको 1। क्या करना है आपको, देखो ये थोड़ा इस बोर्ड में प्रॉब्लम है। दिया गया समीकरण ये सहायक समीकरण के लिए क्या करेंगे कि भाई डी की जगह तो पुट करेंगे एम और डी डैश की जगह पुट करेंगे 1। तो ये जो बनेगा वो कोई फलन बनेगा भाई, डी की जगह एम और डी डैश की जगह 1 पुट करने से मान लो ये एम के अंदर कोई फलन बनेगा और वो किसके बराबर लेंगे अपने 0। डी डैश की जगह तो 1 पुट कर देंगे और जहाँ भी डी की जगह एम पुट किया तो मैं कुल मिला के इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको कि सम फंक्शन और डी की जगह एम और डी डैश की जगह 1 बराबर 0। ठीक है, और इसके मैं निकालूंगा कि यहाँ से मान लो जो ये f है वो अगर अपने को जो दिया गया अवकल समीकरण है वो nवीं कोटि का है, nवीं कोटि का है तो यहाँ से जो m है वो n के अंदर अपना n ऑर्डर का पोलिनोमियल होगा और n ऑर्डर का पोलिनोमियल होगा। मैं लिख देता हूँ, यदि दिया गया आंशिक अवकल समीकरण है यदि दिया गया आंशिक अवकल समीकरण n कोटि का है तो n कोटि का है तो इसको समीकरण दो, तो समीकरण दो m में n ऑर्डर का क्या होगा, बहुपद होगा, पोलिनोमियल होगा। जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत आसानी से इस चीज को समझ जाएंगे कि अगर n ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो ये n में अपना इक्वेशन m के अंदर n ऑर्डर का वेरिएबल होगा। माना इसके मूल आप ये मान लो कि भाई इसके जो मूल हैं वो m बराबर m1 m2 m3 mn है। मान लो इसके जो रूट आए वो कितने हैं, m1 m2 mn है, जो समस्त अलग अलग है, जो समस्त
बताओ क्या है, अलग अलग है। अब चाहिए आपको ये फोकस नहीं करना है, जैसे अपन दोस्तों जब ओडी पढ़ रहे थे, ओडी में तो अपन ये फोकस करते थे कि भाई जो रूट आ रहे हैं वो अपने रियल आ रहे हैं या कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा फोकस नहीं किया जाता है। यहाँ पे तो केवल ये देखा जाता है कि भाई आपके रूट हैं वो रिपीट कर रहे हैं या फिर आपके रूट हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। मान लो रूट अलग अलग हैं, तब देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, तो जो इक्वेशन 1 है उसका सॉल्यूशन जो दिया जाता है वो दिया जाता है z बराबर φ1, इसको ध्यान रखना भाई लिखने का तरीका, y प्लस m1x प्लस φ2 y प्लस m2x प्लस φn y प्लस mnx, ऐसे लिखा जाता है। y प्लस पहला मूल, फिर यहाँ φ2 के साथ में दूसरा मूल, और जो φn है उसके साथ में nवां मूल। दोस्तों जब अपन ODE की बात कर रहे थे, जैसे मान लो m के दो मान आए वहाँ पे 1 और 2, तो आप क्या लिखते थे, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x। वहाँ पे तो c1 और c2 आते थे, और c1 और c2 जो होते थे वो तो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होते थे। क्या होते थे, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होते थे। और अगर दोस्तों अगर अपने किसी क्वेश्चन में कुछ कंडीशन अपने को दे रखी होती थी तो उस कंडीशन का यूज करके उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू अपने निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे जो φ1 है, φ2 है, φ3, φn, ये सारे के सारे होते हैं वो आर्बिट्रेरी फंक्शन होते हैं। ये क्या होते हैं, आर्बिट्रेरी फंक्शन होते हैं। और ODE में क्या होते थे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते थे। तो यहाँ पे भी है किसी क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन है थ्योरेटिकल जिनके अंदर कुछ कंडीशन देके इन आर्बिट्रेरी फंक्शंस की वैल्यू वो आपसे निकलवाएगा, पूछेगा, तो वो तो बाद में देख लेंगे। लेकिन फिलहाल अपने को ये ध्यान रखना है, मैं लिख सकता हूँ हियर φ1 φ2 all are arbitrary फंक्शन। हिंदी में बोले तो स्वेच्छ फलन। क्या, स्वेच्छ फलन, आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो ये तो देखो दोस्तों, ये तो तब है जब सारे के सारे जो रूट आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। अब अगर मान लो जैसे रूट ये सारे ये रियल रूट के लिए भी ऐसा ही होता है और कॉम्प्लेक्स रूट के लिए भी ऐसा ही होता है। मान लो किसी इक्वेशन के दो रूट आए, 1 और आयोटा, या फिर सॉरी अगर किसी इक्वेशन के दो रूट आए आयोटा और माइनस आयोटा, तो पता है अपन क्या लिखेंगे, z बराबर φ1 y प्लस आयोटा x प्लस φ2 y प्लस y, और फिर यहाँ पे आप माइनस आयोटा पुट करोगे तो y माइनस आयोटा x हो जाएगा। अगर मान लो किसी इक्वेशन के दो रूट 1 और 2 आ रहे हैं तो आप लिखोगे φ1 y प्लस x और φ2 y प्लस 2x। तो कहने का मतलब ये जो कंडीशन है वो रियल रूट्स और कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए एक प्रकार से लिखी जाती है, लेकिन वो जो रूट्स आ रहे हैं वो क्या होने चाहिए, सारे के सारे अपने डिस्टिंक्ट होने चाहिए, वो रूट अपने अलग अलग होने चाहिए। इतना उतारिए आप। ठीक है, अब इसके बाद में अपन कंडीशन लिखेंगे कि अगर अपने जो रूट्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं तो उसके लिए कैसे क्या होता है। मैं लिखता हूं, यदि सहायक समीकरण के मूल रिपीट करते हैं तो
मान लो सहायक समीकरण के रूट रिपीट कर रहे हैं, अब वो चाहे रियल रूट रिपीट करें या कॉम्प्लेक्स रूट। जैसे मान लो कि m बराबर है m1, m बराबर m1 बराबर m2 बराबर m3, ये तो रिपीट कर रहे हैं, 3 बार रूट रिपीट कर रहे हैं, और m4 और m5 और mn सहायक समीकरण के मूल हैं। जैसे कि जगह यदि लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सहायक समीकरण के मूल हैं, तो अगर ये सहायक समीकरण के मूल हैं अगर ये सहायक समीकरण के मूल हैं तब जनरल सॉल्यूशन जो बनेगा अपना जनरल सॉल्यूशन, या फिर इसको बोलो व्यापक जो हल बनेगा वो बनेगा z बराबर φ1 y प्लस। भाई पहला रूट m1 है, m1 की जगह आप m लिख दो, φ1 y प्लस x mx प्लस φ2। भाई दूसरा रूट m2 है, m2 की जगह भी m लिख दो, प्लस φ3 m3 की जगह भी m लिख दो। अच्छा, उसमें चलता था c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, ऐसे ही चलता था ना जब अपन ने ओडी पढ़ा, वही है इसमें चलता है। c1 की जगह φ1 प्लस c2x, तो यहाँ गुणा में आ जाता है x और यहाँ गुणा में आ जाता है x स्क्वायर। भाई जब रूट रिपीट करते थे ओडी में तो क्या चलता था, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 रूट रिपीट के 3 रूट के लिए आ गया। मान लो अपने 2 रूट रिपीट करते तो केवल आप यहाँ तक लिख देते। अगर मान लो अपने 4 रूट रिपीट करते तो यहाँ पे x की पावर 3 φ4 y प्लस mx और लिखा जाता था। तो 2 के लिए तो पावर x की पावर 1, 3 के लिए x की पावर 2, 4 के लिए पावर 3 आ जाता। और ये रूट, ये देखो m4 m5 ये रूट अलग अलग है। जब रूट अलग अलग हैं तो मैं क्या लिखूँगा, φ4 y प्लस m4x φ5 y प्लस m5x और सो ऑन φn y प्लस mnx। ये अपना जनरल सॉल्यूशन बनेगा जब अपने रूट क्या करते हैं, कुछ मूल रिपीट करते हैं, कुछ मूल अलग अलग हैं। तो इसमें कॉम्प्लेक्स और रियल का तो लफड़ा है नहीं, इसमें अपने को बस ये देखना है कि आपके रूट रिपीट कर रहे हैं या रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि भाई ओडी क्या होता है, पीडी क्या होता है, ओडी और पीडी में डिफरेंस क्या है। अब ओडी में तो केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, पीडी में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की जो संख्या होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, या फिर ऐसे बोल दो 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। हमेशा डिफरेंशिएशन किया जाता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का किया जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष किया जाता है, ये भी अपन ने पढ़ लिया है। और अपन ने वो नोटेशंस पढ़े हैं भाई, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को पी कहा जाता है, डेल जेड अपॉन डेल वाई को क्यू कहा जाता है, वो सारे पढ़ लिए। उसके बाद में अपन ने रेखिक अवकल समीकरण की परिभाषा पढ़ी, फिर व्यापक रूप पढ़ा, फिर उसको सोल्व करने का तरीका भी ये पढ़ा। अब एग्जाम्पल्स तो हो नहीं पाएंगे, जो अपना अगला लेक्चर है उसमें मैं 3.1 के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।